एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट जुलाई 2024 की, जिस दौरान मैं आप लोगों को जो सीटेट के लिए जो साइंस है 6, 7, 8 की जो साइंस है उसकी सीरीज कंप्लीट करवा रही हूँ। साथ साथ में मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर भी करा रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में जो साइंस का अपर प्राइमरी का लेवल का जो सिलेबस है एक वीडियो में वो डिस्कस कर चुकी हूँ। साथ ही साथ एक टॉपिक जो 6, 7 एंड 8 क्लास में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है फूड एंड इट्स कंपोनेंट को लेकर वो टॉपिक, और उस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। आज की हमारी ये क्लास 4 है। इस फोर्थ क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में जो है वो साइंस की 6, 7, 8 की क्लास में से जो टॉपिक है रेशे एंड रेशे और वस्त्र, इसमें से एक जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। क्लास 7 जो है वो आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। और इससे पहले मैंने रेशियो और वस्त्र में से एक टॉपिक, एक जो क्लास है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिस दौरान मैंने आप लोगों को जो है वो 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में से जितना भी रेशियो और वस्त्र में से टॉपिक था वो जो भी था वो कंप्लीट करवाया था। आज की वीडियो में 7th क्लास का, और इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 8th क्लास का डिस्कस करूंगी। और उसके बाद में 3 वीडियो के अंदर अंदर आप लोगों का बहुत छोटी छोटी वीडियो है, 20 से 25 मिनट की एक वीडियो आप लोगों को मिलेगी। कम टाइम में भी आप लोग जो है वो एक बेहतर सीरीज जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके ये जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं आप लोगों को ऑल प्रीवियस ईयर जो 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर इस टॉपिक में से पूछे गए हैं वो सबके सब डिस्कस करूंगी। तो फिर चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग सीटेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसके साथ में मैं आप लोगों के साथ में जो है वो सीटेट की कंप्लीट सीरीज कर रही हूँ, जिसके दौरान मैं आप लोगों के साथ में एक टॉपिक पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ, फूड एंड इट्स कंपोनेंट वाला। एंड रेशियो एंड तंतु से रिगार्डिंग भी 6th क्लास की एनसीईआरटी में से जो चैप्टर है हमारे रेशियो और तंतु में से, वो एक चैप्टर मैं आप लोगों के साथ में पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ में 7th क्लास का जो रेशियो और तंतु वाला वो चैप्टर है उसको डिस्कस करूंगी। इसके अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ में 8th क्लास का चैप्टर डिस्कस करूंगी। तो इस दौरान 3 चैप्टर हमारे जो 6, 7, 8 तीनों में पूछे गए हैं वो तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, रेशे, तंतु और वस्त्र में से। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में जो सीटेट में 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेशे और तंतु में से बने हैं वो सब डिस्कस करूंगी। तो फिर चलिए हम हमारे चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर हमारे 7th क्लास की जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक है उसमें से लिया गया है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशो से वस्त्र तक। ये हमारा चैप्टर 3 होने वाला है। देखिए, अगर मैं आप लोगों को रेशो से रिगार्डिंग कुछ बेसिक बेसिक बातें बताऊं तो देखिए, जो रेशे होते हैं वो हम लोगों को जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं और पादपों से भी प्राप्त होते हैं। पादपों से और जंतुओं से कौन कौन से प्राप्त होते हैं और किस तरीके से प्राप्त होते हैं उसके बारे में तो हम लोगों ने सारी की सारी बेसिक चीजें पढ़ ली थी। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो और भी उसके आगे के बारे में कुछ डिटेल में देखेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग जांतव रेशे कहते हैं, जिसमें से जो होते हैं वो जैसे कि ऊन के रेशे होते हैं वो हमें भेड़ से प्राप्त होते हैं, याक के बालों से भी हम लोगों को रेशम प्राप्त होते हैं। उसके अलावा रेशम का जो फाइबर होता है, रेशम जो होता है वो हम लोगों को रेशम के कोकून से या फिर कोश से प्राप्त होता है। उसके अलावा ऐसे होते हैं जो पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि जूट हो गया, पटसन हो गया, रुई हो गया आदि। तो कुछ जांतव रेशे भी होते हैं। उसके अलावा जो पादपों से प्राप्त होते हैं उसको पादपीय रेशे भी बोलते हैं। अब हम लोग कुछ जांतव रेशों के बारे में पढ़ेंगे कि जांतव रेशे क्या होते हैं और जांतव रेशे किस तरीके से, यानी जंतुओं से जो रेशे बनते हैं वो किस तरीके से कहलाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऊन। जैसा कि हमको पता है कि ऊन जो होती है वो किस किस से प्राप्त होती है, भेड़, बकरी, याक, ये जो जितने भी जंतु होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे जंतु होते हैं, भेड़, बकरी, याक। उसके अलावा अगर हम लोग ऊँट की बात करें तो उनसे भी हम लोगों को ऊन से प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्राप्त करने के लिए देखिए, ये जो होती है वो एक घने बालों वाली भेड़ है, यानी कि जो भेड़ होती है उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। वो जो बाल होते हैं वो उनके बालों का जो आवरण होता है बहुत बड़ी मोटी परत होती है। और इनकी ये जो बाल होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि इनकी जो होती है वो सर्दियों के मौसम में ये इनकी रक्षा करते हैं या गर्मियों के मौसम में भी ये इनकी रक्षा करते हैं। इनके जो शरीर होता है इनके ऊपर बाल इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये इस तरीके के इलाके में रहते हैं, ताकि अगर ये इनकी गर्मी में और सर्दी में हर तरीके के मौसम में इसकी मदद कर सके, इनके शरीर की सुरक्षा कर सके। इनके जो बाल होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए ये इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। और ऊन जो होती है वो रेद यानी कि जो रेशों की तरह होती है उससे प्राप्त होती है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ
क्रियाकलाप है, क्रियाकलापों के बारे में तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो क्रियाकलाप इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ और ऐसे क्रियाकलाप जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा होती है, यानी कि जो भेड़ होती है उनकी भी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है और इनकी दाढ़ी के सूखे बाल होते हैं, त्वचा के निकट जो होते हैं वो तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं, यानी यानी कि इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं। ये जो सॉफ्ट बाल होते हैं वो हम लोगों को रेशे देते हैं और कुछ ही भेड़ों की ऐसी नस्लें होती है जिनसे सॉफ्ट बाल मिलते हैं, सभी नहीं सभी भेड़ें एक जैसी नहीं होती हैं। तो देखिए भेड़ों की कुछ नस्लों से केवल तंतु रूपी मुलायम बाल प्राप्त होते हैं, यानी कुछ ही नस्लें ऐसी होती है जिनसे अच्छे से बाल निकलते हैं, अलावा बाकी उसके अलावा जितनी भी भेड़ें होती हैं उनसे नहीं निकलते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें विशेष प्रकार की जो जंतु होते हैं, विशेष प्रकार की जो भेड़ें होती हैं उनका चयन करना होता है। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसे भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर मुलायम बाल होते हैं, क्योंकि मुलायम बाल से ही हमें ऊन प्राप्त होती है। तो तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया, यानी कि एक ऐसे जनक हो जो जिनके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो ऊन बनाने में उपयोगी है, जो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, तो इसी तरीके के जनकों का उपयोग किया जाता है जिसे वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, वर्णात्मक प्रजनन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये डायग्राम जो मैं आप लोगों के साथ में पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम लोग देखेंगे ऊन प्रदान करने वाले जंतु। देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतु बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये याक हो गया, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ तो देखिए, बकरी के जो बाल होते हैं, वो भी मुलायम होते हैं। हर तरीके की बकरी बकरी ऐसी नहीं होती है जो हमें जो है वो ऊन प्रदान करती है। जैसे अगर हम मेरी बात करूँ तो मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान में भी बाड़मेर से हूँ। हमारे आस-पड़ोस में भी बहुत सारी ऐसी बकरी मिलती है, लेकिन वो बकरी जो होती है, वो हमें ऊन प्रदान नहीं करती है। बकरी से जो ऊन प्राप्त होती है, वो भी विशेष प्रकार की बकरी होती है। तो बकरी के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियां। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट, ये जो पूरा पैरा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया है कि अंगोरा ऊन जो होती है उसको अंगोरा नस्ल की बकरियों से ही प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू और कश्मीर वाले इलाकों में ही प्राप्त होती है। और ये जम्मू कश्मीर से प्राप्त होने वाली बकरी को कश्मीरी बकरी बोलते हैं, जिसके त्वचा के निकट बहुत ही सॉफ्ट बाल होते हैं, जिनसे शॉलें बनाई जाती है, जिसको हम लोग पश्मीना शॉल भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे, ये एक बकरी है और ये अंगोरा बकरी है। इसके शरीर पर कितने सारे बाल हैं। देखिए, ऊँट के शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उसका उपयोग भी जो होता है वो ऊन बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन हर प्रकार का ऊँट जो होता है वो ऊन बनाने में सहायक नहीं होता है। विशेष प्रकार के ऊँट होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, मैंने हाइलाइट कर रखा है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा गया है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा ऊँट जो होते हैं उनसे भी जो होती है वो ऊन प्राप्त की जाती है। यहाँ पर 2 तरीके के ऊँट है, एक है लामा और दूसरा है अल्पेका। तो ये जो ऊँट है इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ऊन से जो होती है वो रेशम को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, रेशों से ऊन तक यानी ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पालते हैं, फिर उनके बालों को काट लेते हैं, उनको संसाधित करके उनसे ऊन बनाते हैं। अब ऊन किस तरीके से बनाई जाती है कि देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको मैं आप लोगों को जो है वो पूरा डिटेल में बता देती हूँ। जैसे कि भेड़ पालक होते हैं, प्रजनन प्रजनन किस तरीके से करवाते हैं। देखिए, जो भेड़ पालक होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी भेड़ों को जो है वो एक अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं और ये जो भेड़ होते हैं वो जो होता है वो ज़्यादातर हम लोगों को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में भी हम लोगों को बहुत सारे भेड़ जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये भेड़ पालक जो होते हैं वो भेड़ों को पालते हैं। उसके अलावा जो होती है वो भेड़ों को पालने के पश्चात जब वो परिपक्व हो जाती है, जब उनके शरीर पर बहुत अच्छे से जो होती है वो हम लोगों को प्राप्त हो जाती है, बाल अच्छे से अगर उनके शरीर पर बन जाते हैं तो उसके बाद में उनसे जो होते हैं वो ऊन प्राप्त करते हैं। देखिए, भेड़ों की नस्ल जो होती है, भेड़ों की कुछ नस्लों में शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिनसे बहुत अच्छी मात्रा में ऊन प्राप्त होती है और भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ से होना चाहिए। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं तो उसके बालों को काट लेते हैं। अब रेशों से ऊन को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ये एक टेबल दी है, इस टेबल के बारे में डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया है कि भेड़ों के कुछ भारतीय नस्लें, देखिए भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से लोही, रामपुर, बुशायर, नाली जिसको नली भी बोलते हैं, बाकरवाल, मारवाड़ी या पाटनवाड़ी।
यहाँ पर देखिए, जो लोही नाम की नस्ल होती है, उसके अंदर अच्छी ऊन की गुणवत्ता होती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर जो इससे भूरी ऊन प्राप्त होती है, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली या फिर नली होती है, जो गलीचे गलीचे होता है ना, आँगन में बिछाने लायक होते हैं, दरी जिसको बोलते हैं, गलीचे बनाने में काम आती है, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। फिर आती है बाकरवाल प्रकार की नस्ल, जो ऊनी शॉल के लिए प्रसिद्ध है और जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। फिर आता है मारवाड़ी, जिसकी मोटी ऊन होती है, बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है और जो सर्दियों में एक अच्छे तरीके के जो वस्त्र बनाने में उपयोगी ली जाती है, जो गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद में आते हैं पाटनवाड़ी, जो हौजरी के लिए प्रसिद्ध है। हौजरी के कपड़े बनाने के लिए ऊन का उपयोग किया जाता है, जो गुजरात में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोही नाम की जो नस्ल होती है भेड़ों की, वो कौन से राज्य में पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एसएसटी में भी पूछा जा सकता है, ईवीएस में भी पूछा जा सकता है और साइंस का क्वेश्चन तो इससे बनेगा ही। अब हम लोग देखेंगे कि ऊन को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, स्वेटर बनाने के लिए या फिर शॉल बनाने के लिए हम किसको प्राप्त करते हैं, तो ऊन को प्राप्त करते हैं। अब ऊन को किस तरीके से प्राप्त करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, भेड़ों के बाल जो होती है, उसकी त्वचा की पतली परत के साथ में उतार दिया जाता है, यानी कि भेड़ों के जो बाल होते हैं, उनको हम लोग उसकी पतली-पतली त्वचा के साथ में काट लेते हैं, उसको ऊन की कटाई कहते हैं। बाल उतारने के लिए या फिर तो मशीनों का उपयोग किया जाता है या फिर नाई द्वारा बाल काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। गर्मी के मौसम में इसीलिए काटा जाता है ताकि उनका जो शरीर है वो सुरक्षात्मक रहे, क्योंकि अगर सर्दियों में काटेंगे तो उनका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जो जीवित ना रह पाएँगे। ये जो बाल होते हैं वो ऊनी रेशे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊनी होते हैं। अब इन ऊनी रेशों को क्या करते हैं, देखिए, अब इन ऊनी रेशों को क्या करते हैं, को संसाधित करके ऊन का क्या करते हैं, धागा बनाते हैं और ऊन उतारने के दौरान भेड़ को ऊन को इस तरीके से उतारा जाता है कि इनको किसी भी तरीके का कोई कष्ट ना हो। तो ये हो गया हमारे पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला हम लोगों ने स्टेप देखा कि ये जो ऊन होती है, ऊन को यानी कि जो भेड़ होती है, भेड़ों के बालों को उनकी पतली-पतली त्वचा के साथ में काट लिया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि त्वचा सहित उतारे गए जो बाल होते हैं, उनको टंकियों में डालते हैं, अच्छे से धो देते हैं, जिससे उनकी जिससे कि जिसके द्वारा क्या होता है कि जब उनको धोया जाता है तो उसके ऊपर से जो चिकनाई होती है, धूल होती है और जो भी कचरा होता है वो सब निकल जाता है, और जो कचरा, धूल और ये सब गर्द निकाले जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को अभिमार्जन बोला जाता है। आजकल ये अभिमार्जन जो होता है वो हाथों के द्वारा भी किया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अभिमार्जन करने की, यानी इनकी साफ-सफाई करने के बाद में इनकी छँटाई होती है, जिसके कारण रोमिल और रोएदार बाल, यानी कि जो सॉफ्ट बाल होते हैं उसको कारखानों में बेच देते हैं, जहाँ गठन वाले बालों को अलग करते हैं, यानी जो सॉफ्ट है उनको अलग करेंगे और जो कड़क बाल है उनको अलग कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या करते हैं, बालों को सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में इनको छोटे-छोटे कोमल और फूले हुए रेशों में चाट लेते हैं। इन छोटे-छोटे बाल होते हैं जो कोमल और फूले हुए रेशे होते हैं, इनको बर कहते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी-कभी हम लोगों को स्वेटर बर भी मिल जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, इन रेशों को फिर से अभिमार्जन करते हैं, फिर से सुखाते हैं और उसके बाद में इनको धागों के रूप में काट लेते हैं। धागों के रूप में काटने लेने के बाद में इनकी क्या की जाती है, रेशों की विभिन्न रंगों से रंगाई करते हैं। क्योंकि देखिए, भेड़ों से और बकरियों से जो प्राप्त ऊन होती है वो सिर्फ़ काली, भूरी या फिर सफ़ेद होती है। लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि अलग-अलग कलर के, हम लोगों को लाल, पीले, नीले अलग-अलग कलर के स्वेटर देखने को मिलते हैं, वो इनकी रंगाई के माध्यम से ही मिलते हैं। उसके बाद में इनकी रेलिंग करते हैं। अब रेशों को सीधा इसमें करके सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उसका धागा बनाते हैं और फिर इनको लंबे-लंबे काट लिया जाता है और काटने के पश्चात जो होती है उनको काट कर ऊनी वस्त्र बनाने में इनका जो उपयोग होता है वो किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को ऊन प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग इसका प्रोसेस जो है वो एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में कि भेड़ जो, देखिए, ये भेड़ है और भेड़ की ऊन क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति भेड़ की ऊन को काट रहा है। उसके बाद में इसको पानी में डालकर और टंकियों से इसको अभिमार्जन किया जाता है, यानी इनमें से कचरा निकाला जाता है। उसके बाद में मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जाता है, यानी इनको जो है वो लंबी-लंबी रीलों में बना दिया जाता है। इनके ऊपर अगर और भी कोई रोए होते हैं जो अनवांछित होते हैं, जो कार्य के नहीं होते हैं, उनको भी हटा दिया जाता है मशीनों के माध्यम से। तो ये इस तरीके से मशीन है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं ऊन से धागा बनाया जाता है, तो ऊन से इस तरीके से धागा बना दिया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि भेड़ की ऊन के रेशों को संसाधित करके विभिन्न चरण होते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस भी कर लिया और आप लोगों को डायग्राम सहित बता भी दिया। अब यहाँ पर इसको फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया गया है, एक छोटा-सा फ्लो चार्ट जो हम हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, उसको हम लोग देखेंगे कि रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? ऊन की कटाई होती है, फिर अभिमार्जन होता है, फिर छँटाई होती है,
फिर बर की छँटाई होती है, फिर रंगाई और उसके बाद में रीलिंग, और रीलिंग होने के बाद में हमारा ऊन प्राप्त हो जाता है अच्छे तरीके का, और उसके बाद में हमारे स्वेटर बना लिए जाते हैं। ये जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आप लोग अच्छे से और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, देखिए इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि रेशम कीट, यानी कि हम लोगों को पता है कि जो चीज़ें होती है, यानी कि जो ऊन होती है, वो हम लोगों को सिर्फ़ भेड़ों से प्राप्त नहीं होती, बल्कि रेशम से भी प्राप्त होती है। और रेशम से किस तरीके से ऊन प्राप्त होती है? देखिए, रेशम से जो प्राप्त होती है, वो भी हम लोगों को जंतुओं से ही प्राप्त होती है, क्योंकि रेशम का कीट जो होता है, रेशम का जो कीट होता है, वो एक तरीके का जानवर ही होता है। रेशम के कीट रेशम के फाइबर से ही प्राप्त होते हैं, यानी कि रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि रेशम का पालन किस तरीके से किया जाता है, इसका जीवन चक्र किस तरीके से होता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है, उस नोटिस को देख लेते हैं कि भारत में रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार की महिलाओं का भी योगदान होता है। रेशम कीट के पालन जो होता है, पालन जो होते हैं, वो कोकूनों में से रेशम को निकालते हैं, यानी कोकून बन जाते हैं। कोकून किस तरीके से बनते हैं, कोकून क्या होता है, प्यूपा क्या होता है, लार्वा क्या होता है, कैटरपिलर क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी 2 मिनट बाद में, जब मैं रेशम कीट का जीवन चक्र आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कि कोकूनों में से रेशम को निकालते हैं या फिर कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण करते हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो एक रोजगार का काम करती है। वैसे तो इतने-इतने में से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में गिवन था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो वस्त्र बनते हैं या फिर रेशम कीट द्वारा जो ऊन बनता है, वो किस तरीके से बनता है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, मादा रेशम कीट होता है, वो अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, यानी अंडे में से क्या निकलेगा? लार्वा। ये जो लार्वा होते हैं, जो कैटरपिलर या फिर रेशम के कीट कहलाते हैं। देखिए, मादा रेशम होती है, मादा रेशम कीट होती है, जो अंडे देती है, अंडे में से लार्वा निकलता है। इस लार्वा को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर, इल्ली या फिर रेशम का कीट बोलते हैं। अब ये रेशम का कीट क्या करता है? अब ये वृद्धि करता है, और कैटरपिलर जो होता है, वो अपनी अगली अवस्था में आने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो आगे की आने की, यानी जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्यूपा, जिसको कोशित भी बोलते हैं। अब ये क्या करता है, अब ये जो प्यूपा होता है, वो अपने चारों तरफ जाल बुनता जाता है, अपने मुंह के चारों तरफ। जब ये जाल अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है, यानी कि जैसे ही ये जाल बनाना स्टार्ट करता है, तो ये अब अपने स्थान पर ही रह सकता है, अपने स्थान से अब ये नहीं जा सकता है। जो होता है, वो अपने शरीर के चारों तरफ, यानी कि अपने शरीर के चारों तरफ या अपने मुंह के चारों तरफ, जैसे जो दिव्य संख्या 8 नहीं बनती है, इस तरीके से जाल बनता जाता है, जो एक रेशा तैयार कर लेता है। 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इसी गति के समय जो होता है, कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना। अब ये जो लार के रूप में जो पदार्थ निकल रहा है, ये किसका बना हुआ होता है? तो ये प्रोटीन का बना हुआ रहता है। जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है, ये कठोर हो जाता है और रेशम का रेशा अपने आप बन जाता है। अब ये कैटरपिलर क्या करता है, स्वयं को इस जो रेशम के रेशे होते हैं, उनमें से ढक लेता है। अब ये ढका हुआ पोर्शन होता है, वो प्यूपा कहलाता है। अब यह जो पूरा का पूरा आवरण होता है, यानी प्यूपा ने क्या किया, अपने शरीर को इस पूरे से ढक लिया, और ढकने के बाद में जो पूरा का पूरा वो जो जैसे कि देखिए, ये मान लीजिए ये कैटरपिलर है या फिर वो जो लार्वा है। अब ये लार्वा ने क्या किया, अपने मुँह के चारों तरफ इस तरीके से जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो पूरा का पूरा काफ़ी देर तक इतना करने के बाद में जो बनेगा, अब इस पूरे की पूरी जो चीज़ होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। कीट का अब आगे का विकास कोकून के भीतर ही होगा, यानी कीट तो उसके अंदर ही है। अब ये इस तरीके से ये पूरा-पूरा बन चुका है, जाल बन चुका है। अब ये जो जाल बनेगा, जाल बनने के बाद में कोकून, अब ये जो कोकून के अंदर ही है, अब इस कीट का पूरा पालन होता रहेगा। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने में किया जाता है। रेशम का मृदु रेशा जो होता है, वो स्टील के तार जितना ही मजबूत होता है। इसका डायग्राम हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए, अभी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि ये नर कीट है, रेशम कीट, और ये मादा कीट है। यहाँ पर क्या होंगे, ये शहतूत की पत्तियों के ऊपर ही बैठते हैं और वहीं पर ही अपना जो है वो भोजन करते हैं। यानी कि शहतूत की पत्तियों पर ही ये हमेशा अंडे देते हैं। और तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर कोई भी जो है वो रेशम का कीट अगर हमें पालना है, तो वहाँ पर हम लोगों को शहतूत का पादप होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा शहतूत की पत्तियों पर ही ग्रो करते हैं। उसके बाद में ये रेशम कीट है। रेशम कीट जो होता है, उसके बाद में इससे कोकून बन जाता है, और कोकून से हमारे जो विकासशील कीट होता है, वो हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर रेशम कीट का पूरा जीवन चक्र जो मैंने आप लोगों को बता दिया।
अब देखिए, रेशम का धागा जो होता है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम कीट जो होती है वो भी अलग-अलग तरीके से होती है। उनसे प्राप्त करने वाला रेशम का धागा जो होता है वो चिकनाहट होता है, चमक होती है जिसमें अलग-अलग तरीके का होता है। अब कैसा होता है अलग-अलग तरीके से, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त पता चल गया होगा कि जो रेशम के कीट होते हैं वो टसर रेशम भी होता है, मूंगा रेशम भी होता है और कोसा रेशम भी होता है। जो कि सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है वो शहतूत होता है। इसीलिए शहतूत रेशम कीट ही हमको बार-बार इसका नाम सुनने को मिलता है, बाकी सबका नाम सुनने को नहीं मिलता है। बाकी ये जो नाम आप लोगों को दिए गए हैं रेशम के, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इस कीट से कोकून प्राप्त करने वाला रेशम मृदु होता है, चमकदार, लचीला होता है और सुंदर रंगों से बना हुआ होता है। और रेशम कीट का पालन जो होता है वो बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कुछ-कुछ बातें थी रेशम के कीट को लेकर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे, और देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि कोकून तो हम लोगों को प्राप्त हो गया है, अब कोकून से रेशा कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में देखेंगे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को क्या करते हैं, रेशम के जो कीट होते हैं, रेशम के कीट को पाला जाता है और कोकूनों को एकत्रित करके रेशम प्राप्त किया जाता है। अब रेशम कीट का पालन कैसे करते हैं कि कोई भी मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे दे सकती है और इन अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित कर लेते हैं और फिर रेशम कीट का पालक जो होते हैं उनको बेच लेते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो मादा रेशम कीट होगी वो बहुत सारे अंडे देगी। अब इन अंडों को हम लोग सुरक्षित रखेंगे और ऐसे रेशम कीट पालक जो इसका कार्य करते हैं उनको हम लोग बेच देते हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं, इनको अनुकूल परिस्थितियां यानी अनुकूल उचित तरीके का ताप हो, उचित तरीके की आर्द्रता हो, इस तरीके की अनुकूल परिस्थितियों में वो उनकी वृद्धि करवाते हैं। अब क्या किया जाता है, अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म करते हैं जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाता है। अब क्या करते हैं, शहतूत के जो वृक्ष होते हैं उन पर पत्तियां आती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो रेशम होता है वो हमेशा शहतूत की पत्तियों पर ही ग्रो करता है और किसी भी पादप पर ये ग्रो नहीं करता है। शहतूत की पत्तियां आ जाती है और लार्वा जो कैटरपिलर या फिर अभी जो लार्वा होते हैं ना वो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, जो पूरे दिन खाते रहते हैं और क्या करते हैं, खाने के पश्चात ये बड़े-बड़े होते जाते हैं। अब लार्वा को भी शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ में जो है वो कुछ समय के लिए रख लेते हैं और 25 से 30 दिनों के बाद में क्या होता है, इसमें से कैटरपिलर ये खाना बंद कर लेते हैं और कोकून बनने के पश्चात वे बाँस के बने छोटे-छोटे कक्षों में चले जाते हैं और जिससे केकून कोकून जुड़ जाते हैं और जिसके कोकून बनने के बाद में उसमें से क्या बन जाता है, हम लोगों को प्यूपा विकसित हो जाता है। तो इस तरीके से एक जो होता है वो एक हम लोगों को जो है वो रेशम जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। अब रेशम से कपड़ा किस तरीके से बनता है, रीलिंग किस तरीके से बनती है, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में ये एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मादा रेशम कीट है, उसका जो है वो अंडा है, साथ ही साथ उसका अंडा है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर ये क्या है, शहतूत का वृक्ष। आप लोग देख सकते हैं ये शहतूत का वृक्ष है और ये जो है वो शहतूत की पत्तियाँ हैं। ये कोकून का डायग्राम दिया गया है। देखिए, शहतूत की पत्तियाँ ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये आप लोगों के रेशम के कीट है। ये रेशम के कीट इसके ऊपर बैठ गए शहतूत की पत्तियों पर और क्या कर रहे हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते हुए कैटरपिलर। अब ये कैटरपिलर हो गए रेशम के कृमि हो गए। अब ये रेशम तो हम लोगों को प्राप्त हो गया, लेकिन रेशम से कपड़ा किस तरीके से बनता है, रेशम का संसाधन किस तरीके से होता है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, रेशम जो होता है वो हम लोगों को रेशम की ढेरी से प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कोकून की बहुत बड़ी-बड़ी ढेरियों का उपयोग करते हैं। वह जैसे ही कीट एकदम वयस्क हो जाता है तो कोकूनों को धूप में रखते हैं, फिर इनको पानी में उबालते हैं। पानी में उबालने के बाद में इनको भाप में रखते हैं। अब ये जो रेशम होते हैं ना वो अपने फाइबर से अलग हो जाते हैं, यानी कचरा अलग हो जाता है, रेशा अलग हो जाता है। रेशम के रूप में उपयोग किए गए कोकून में से रेशे निकालते हैं। अब रेशे निकालने के बाद में उनसे धागा बनाते हैं। और धागा बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो रेशम की रीलिंग कहलाती है। पहले ये कार्य हाथों से किया जाता था, लेकिन आजकल जो होती है वो ये कार्य मशीनों से करते हैं। पहले जो है वो जो कोकून में से फाइबर या फिर रेशे निकलते हैं, जो फाइबरों की कताई करते हैं, जिनसे रेशम के धागे हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं और धागों से ही हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग हर बार जो है वो हर चैप्टर के साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। कि रेशम के कीटों से हम लोगों को रेशम तथा भेड़, बकरी, याक से हम लोगों को ऊन प्राप्त होती है और रेशम और ऊन जो होते हैं वो जानवर रेशे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया था।
उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ऊन, लामा और अल्पाका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और ये जो लामा और जो अल्पाका जो होते हैं वो दक्षिण अमेरिका में और अफ्रीका में अधिक पाए जाते हैं, जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। भारत में अधिकतर भेड़ों को सिर्फ ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भेड़ों के शरीर में से बालों को उतारते हैं, फिर उनका अभिमार्जन करते हैं, उनकी छंटाई करते हैं, फिर उनको सुखा के, उनको काट कर उनको उनसे ऊन प्राप्त करते हैं। अपने जीवन चक्र में रेशम की रेशों की कटाई करके कोकून बनाते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। रेशम जो होता है, रेशम के जो फाइबर होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को अलग करते हैं, फिर उनका संसाधन करते हैं, फिर धागा बनाते हैं जो रीलिंग, जिस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, रीलिंग। और जो बुनकर होते हैं वो रेशम के धागों से क्या बना लेते हैं, हमारे वस्त्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर समझा दिया। अब मैं इसमें से कुछ आप लोगों के साथ में जो क्वेश्चन जो 7th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को एज इट इज ऐसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है कि रेशम का कीट दिया है, कैटरपिलर दिया है, साथ ही साथ लार्वा दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों का रेशम का कीट और जो कैटरपिलर होता है, रेशम का कीट से ही कैटरपिलर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए और बी। न ही ए होगा, न यहाँ पर ऑप्शन दिए है केवल ए केवल बी, तो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा अ और ब, रेशम का कीट और कैटरपिलर। उसके बाद में दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ऊन किससे प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए, ऊन याक से होती है, ऊंट से होती है, बकरी से भी होती है, लेकिन घने बालों वाले कुत्ते से हम लोगों को ऊन प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में हम लोगों को दिया है, देखिए यहाँ पर एक चरण दिया है। आप लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे ना तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एज इट इज देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन वाले पेपर में तो सबसे ज्यादा दिए गए हैं। तो देखिए, ऊन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ऊन की कटाई करते हैं, फिर उनका अभिमार्जन, फिर छंटाई, फिर बर की छंटाई और फिर रेशों की रंगाई। ये सीरीज को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी ना, तब मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाऊंगी कि देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चैप्टर समझना और चैप्टर को पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो हम लोगों को किसी भी तरीके के नोट्स की भी जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द है जो रेशम कीट से संबंधित है। तो देखिए, रेशम कीट पालन और शहतूत की कृषि, ये रेशम से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है हम लोगों को कि जो रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती होती है और रेशम कीटों का पालन होता है। शहतूत का जो वैज्ञानिक नाम होता है मोरस एल्बा होता है, और ये आप लोगों के ऑनलाइन वाले पेपर में पूछा भी गया है कि शहतूत का वैज्ञानिक नाम। अब ये चैप्टर में नहीं दिया है, आप लोग ये चीज ध्यान रखिए कि अब ये चैप्टर में नहीं दिया है, ये चैप्टर के बाद में जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनमें से दिया है। तो अभ्यास प्रश्न में भी आप लोगों को संकेत दे दिया, एक तो क्वेश्चन भी बन जाते हैं इस तरीके से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये पढ़ना भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया है शहतूत की पत्तियाँ। देखिए, शहतूत की पत्तियाँ क्या कार्य करती है। तो शहतूत की पत्तियाँ जो होती है वो हमारे रेशम कीट का भोजन होती है। अभिमार्जन का मतलब क्या होता है, काटी गई ऊन की साफ सफाई करना, उसको अलग कर देना। याक क्या करता है, याक ऊन देने वाला जंतु होता है। और कोकून क्या करता है, कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। तो इसके अलावा हमारा ये जो चैप्टर होता है इसी के साथ में 7th क्लास का 3rd चैप्टर रेशों और वस्त्रों में से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 8th क्लास का जो टॉपिक है वस्त्रों से रिगार्डिंग, वो चैप्टर करवाऊंगी। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में जो है वो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।